everyone, welcome back to my channel Learning with Pace. क्लास 12th फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 आज डिस्कस करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज द इंटरव्यू एंड इस चैप्टर के ऑथर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये जो वर्ड है इंटरव्यू, ये आपने सुना भी होगा, यू मस्ट बी familiar विद दिस एंड यू मस्ट हैव सीन और वॉच्ड सम इंटरव्यूज ऑल्सो। जैसे कि अगर आपको कोई सेलिब्रिटी पसंद है, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस पसंद है, तो आपने उनके इंटरव्यू तो देखे ही होंगे, राइट? या आपने किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू देखा होगा। तो इंटरव्यू दो या दो लोगों से ज्यादा के बीच में कंडक्ट होता है। अब इंटरव्यू में क्या होता है, एक तो वो होता है जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, द वन हु आस्क्स क्वेश्चंस, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यूअर। और एक वो होता है हु इज बीइंग क्वेश्चनड, जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरव्यूई। जैसे कि आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जाएं तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो जो पैनल में बैठकर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो हैं इंटरव्यूअर, और आप एज एन इंटरव्यूई जाएंगे, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप क्या होंगे, इंटरव्यूई होंगे। ये जो चैप्टर है द इंटरव्यू, इसमें क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर बहुत सारी चीजें बताते हैं कि इंटरव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के रिगार्डिंग लोगों के क्या क्या व्यूज हैं। ये सब चीजें हम यहां पढ़ेंगे। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये बताते हैं कि अलग अलग लोगों के, अलग अलग सेलेब्स के क्या क्या व्यूज हैं रिगार्डिंग इंटरव्यूज। इसके अलावा इन्होंने फर्स्ट पार्ट में ये बताया है कि इंटरव्यूज कैसे, हाउ इट इज कंडक्टेड, कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू इंटरव्यूज कंडक्ट किया जाता है, लोगों ने इंटरव्यूज के रिगार्डिंग अपने क्या ओपिनियन बना रखे हैं, या इंटरव्यूज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये सब आपको फर्स्ट पार्ट में पता चलेगा। फिर एक सेकंड पार्ट भी है इसी चैप्टर का, जिसमें आपको एक्चुअल इंटरव्यू देखने को मिलेगा। अब वो एक्चुअल इंटरव्यू किसके बीच में है? एक मुकुंद हैं जो कि हैं जर्नलिस्ट एक मुकुंद है जो कि है एक जर्नलिस्ट द हिंदू में, एंड ही इज टेकिंग इंटरव्यू ऑफ अ प्रोफेसर। उनका नाम क्या है? अम्ब्रेटो इको, ठीक है? इन दोनों का एक्चुअल इंटरव्यू पार्ट 2 में दिखाया गया है। तो हम अब चैप्टर शुरू करते हैं। द इंटरव्यू इज फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन ऑफ इंटरव्यूज एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। एक्चुअली जो ये चैप्टर है ना, द इंटरव्यू, इट इज एन एक्सर्प्ट, मतलब ये एक छोटा सा स्मॉल पीस है बहुत बड़ी बुक का। और वो बुक कौन सी है? द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, जिसको किसने एडिट किया? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर was born in the year of 1959 and he was a student of history at Peterhouse, Cambridge. तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर एक हिस्ट्री स्टूडेंट रह चुके हैं and he was the reporter for Private Eye for 10 years and has written features for Vanity Fair. So क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर एक रिपोर्टर भी रह चुके हैं प्राइवेट आई के लिए, एंड कितने सालों तक? 10 years तक। इन्होंने एक मैगजीन है वैनिटी फेयर, उसमें भी काफी कुछ लिखा है। Following is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Books of Interviews and Anthology from 1859 to the present day. Actually, this is the full name of the book. ठीक है? और एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क, कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क, राइट? तो ये जो बुक है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे, इसका एक्सर्प्ट है द इंटरव्यूज। इतनी बड़ी बुक का एक छोटा सा पार्ट है द इंटरव्यूज। अभी हम सबसे पहले यहां पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 years ago, the interview has become a common place of journalism. इन्वेंशन का मतलब होता है द डेट ऑफ ऑरिजिन, मतलब कोई चीज कब इन्वेंट हुई, कब डिस्कवर हुई। कॉमन प्लेस का मतलब होता है ऑर्डिनरी,
जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है? जिसमें इंटरव्यू लिया जाता है जर्नलिज्म में, एंड उस इंटरव्यू को मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स में छाप दिया जाता है। अब यहाँ पर किस इन्वेंशन की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है इंटरव्यू के बारे में, कि इंटरव्यू का जो प्रोसेस है ना जर्नलिज्म में, वो 130 सालों से चलता आ रहा है। एंड इंटरव्यू जर्नलिज्म में एक कॉमन प्लेस रखता है। दैट मीन्स कि इंटरव्यू के बिना जर्नलिज्म कंप्लीट ही नहीं है, और इंटरव्यू का प्रोसेस लगभग 130 सालों से चलता आ रहा है। सो टुडे almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. फिर आगे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कहते हैं कि जो लिटरेट पीपल हैं, जिनको पढ़ना लिखना आता है, उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरव्यू तो रीड ज़रूर किया ही होगा अपनी ज़िंदगी में। While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. फिर वो कहते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे हैं जिनका बहुत बार इंटरव्यू लिया गया है ओवर द ईयर्स, एंड कुछ ऐसे हैं 1000 सेलिब्रिटीज़ में से जिनको बार बार इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिनका रिपीट मोड पर इंटरव्यू लिया जाता है। So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. Vary मतलब अलग अलग। अब यहाँ, और considerably का मतलब होता है at the large extent। तो यहाँ ये बताया गया है कि अगर इंटरव्यू के फंक्शन की बात आए, फंक्शन मतलब कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है, मेथड्स की बात आए कि भाई इंटरव्यू में कैसे कैसे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, या फिर इंटरव्यू में कौन कौन से मेथड से इंटरव्यू लिया जाता है, मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, कि इंटरव्यू के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम इन तीनों चीज़ों की बात करें, फंक्शन, मेथड्स एंड मेरिट्स, तो इसके रिगार्डिंग लोगों के ओपिनियन वेरी करते हैं, मतलब लोगों के ओपिनियन अलग अलग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू पसंद आता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू नहीं पसंद आता। यहाँ पर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर वही बात कर रहे हैं कि लोगों के ओपिनियन वेरी करते हैं, मतलब लोगों के ओपिनियन अलग अलग हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब एग्जेजरेशन फॉर्म में, या इलेबोरेटिव क्लेम्स। सो सम माइट make quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth and in its practice an art. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर यहाँ कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम करते हैं, मतलब एग्जेजरेशन में ये क्लेम करते हैं कि इंटरव्यू ना एक आर्ट है, इंटरव्यू एक कला है, और ये कला में आप कब समृद्धि प्राप्त कर लेते हैं? जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। मतलब इंटरव्यू क्या है? एक आर्ट है। इस आर्ट में आप तभी सक्सेस होते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, और इंटरव्यू की अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने हाईएस्ट फॉर्म में चले जाते हैं, और इंटरव्यू के थ्रू यू कैन एक्सट्रैक्ट द ट्रूथ। मतलब इंटरव्यू के थ्रू आप किसी से भी सच्चाई उगलवा सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू एक ऐसी आर्ट है, जब आपने जितनी ज़्यादा ये प्रैक्टिस की होती है उतना ही ज़्यादा आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं, और उतनी ही सच्चाई आप सामने वाले से निकलवा सकते हैं। अदर्स, यूजुअली सेलिब्रिटीज who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. Victims का मतलब होता है when you have become a prey, मतलब आप जब किसी चीज़ का शिकार हो गए हों। Despise का मतलब होता है जब आपके मन में किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेट हो। एंड अनवारंटेड का मतलब होता है जो इलीगल हो, जो आपकी परमिशन के बिना हो, ऐसे काम को अनवारंटेड कहते हैं। इंट्रूशन का मतलब होता है व्हेन यू ट्राई टू इन्वेड इनटू अदर्स प्रिवेसी, जब आप किसी की प्राइवेट लाइफ में इन्वेड करते हैं या उसकी प्राइवेट लाइफ में झांकने की कोशिश करते हैं, उसे इंट्रूजन कहते हैं।
एंड अनवारंटेड इंट्रूजन का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी के परमिशन के बिना उसकी प्राइवेट लाइफ में जाते हैं उसे अनवारंटेड इंट्रूजन कहते हैं। अब यहाँ हमारे ऑथर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कहते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू से बहुत ही ज्यादा डिस्पाइज है, मतलब बहुत ही ज्यादा हेट है, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो इंटरव्यू में एक विक्टिम है, वो एक प्रे बन चुके हैं इंटरव्यू का, वो एक शिकार बन चुके हैं इंटरव्यू का। ऐसा उनको क्यों लगता है? उनका ये मानना है कि इंटरव्यू में उनके साथ अनवारंटेड इंट्रूजन होता है, मतलब उनकी प्राइवेसी जो है उसको इन्वेड किया जाता है, उनसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी ऐसी लाइफ शेयर कर दी जाती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिसे वो पर्सनल रखना चाहते हैं। एंड दीज सेलिब्रिटीज दे फील दैट इट्स समहाउ डिमिनिशिंग देम। अब डिमिनिशिस का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना एकदम। सेलिब्रिटीज को यह भी लगता है कि उनकी जब प्राइवेट लाइफ को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया जाता है तो उससे इनकी जो इमेज है वो खत्म हो जाती है, उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। क्योंकि देखो हर एक की लाइफ में कुछ सीक्रेट्स होते हैं, राइट? तो कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनको रहता है कि भाई हमारी पर्सनल लाइफ बाहर ना आए, लेकिन इंटरव्यू के दौरान या तो उनसे सच्चाई उगलवा ली जाती है या फिर उनकी सच्चाई जो है किसी और से पता करवा ली जाती है, फिर वो चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी जाती है। तो इन सेलिब्रिटीज को ये लगता है कि इससे उनकी इमेज डिमिनिश हो गई, इससे उनकी इमेज खराब हो गई। जो इमेज इन्होंने इतने सालों में बनाई वो एक इंटरव्यू से इनकी इमेज खराब हो गई। ठीक है, तो सेलिब्रिटीज को कई बार ये लगता है कि इनका मजाक बन रहा है इंटरव्यू में और इनकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक कर दिया जाता है इनकी बिना मर्जी के। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स का मतलब एंशियंट टाइम पीरियड की यहां बात हो रही है, पुराने टाइम पीरियड की। इट इज बिलीव्ड दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन्स सोल। अब यहां पर एक प्रिमिटिव कल्चर के बिलीफ की बात की गई है, मतलब कि पहले के टाइम पर कैसा बिलीफ था लोगों का बिलीफ ये था कि अगर किसी पर्सन की आप फोटो लेते हैं, ठीक है, अगर किसी की आप फोटो ले लेते हैं दैट मीन्स उस पर्सन की आपने सोल चुरा ली, राइट? क्योंकि ये माना जाता था कि कैमरा जो है ना, कैमरा दैट टेक्स द टोल ऑन योर सोल, मतलब कैमरास जो होते हैं वो आपकी आत्मा चुरा लेते हैं। अब यहां पर तो ये बात कही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करती हूँ और इसके ऊपर ना एक्चुअली एक स्टडी भी हुई थी, एक रिसर्च भी हुई थी, उससे भी मैं लिंक करके आपको ये लाइन समझाने की कोशिश करूंगी, फिर आपको समझ आएगा कि यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या है कि किसी इंसान की फ़ोटो खींच ली और आपने उस फोटो के थ्रू उस इंसान की सोल भी जो है स्टील कर ली। देखो पहले के ज़माने में एंड इनफैक्ट रिसर्च ने, जिन्होंने भी ये रिसर्च की थी, ये कहा कि हर एक पर्सन का अपना एक ओरा होता है। आपने ओरा तो वर्ड सुना होगा कि मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी होती है आपके आसपास, राइट? देखो सारा खेल एनर्जी का ही है ना? आपकी आत्मा भी एक एनर्जी ही है। तो ऐसा माना जाता है कि हर पर्सन के आसपास उसका एक ओरा होता है, लेकिन जब आप उस पर्सन की फोटो क्लिक कर लेते हैं, उस फोटो के थ्रू आप उस पर्सन की एनर्जी या उसका ओरा भी खींच लेते हैं, और ओरा या एनर्जी ही आपकी आत्मा है, राइट? और ये जो ओरा होता है इसको हील होने में बहुत टाइम लगता है, आपकी सोल को वापस आने में बहुत टाइम लगता है। सो ऐसा कहा जाता था पहले के टाइम पे कि हर इंसान का ओरा खिंच जाता है एक फोटो के थ्रू। जैसे कि आपने किसी की फोटो ली तो आपने उसकी जो है ओरा अपनी तरफ कैच कर लिया, आपने उस पर्सन की सोल को चुरा लिया, ऐसा माना जाता था। एंड इनफैक्ट इस पर ना एक स्टडी भी हुई थी, ये जो प्रिमिटिव कल्चर के बिलीफ हैं, तो इस पर एक स्टडी हुई थी और स्टडी में भी ये पाया गया कि जो इंसान हर टाइम फोटो क्लिक करवाता रहता है वो लास्ट में एम्प्टी रह जाता है, मतलब वो खाली रह जाता है, क्योंकि उसकी सोल उसे छोड़कर चली जाती है। वीएस नायपॉल फील्स
that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि वीएस नायपॉल हैं कौन। ठीक है, वीएस नायपॉल एक कॉस्मोपॉलिटन राइटर थे एंड इन्होंने ट्रैवल बुक्स लिखी हैं, डॉक्यूमेंट्री वर्क्स लिखे हैं, जिसमें इन्होंने इंडिया के बारे में बताया हुआ है। इंडिया में ना इनके एंसेस्टर्स रहते थे एंड इन्होंने इंडिया के बारे में प्रॉपर रिसर्च की और अपना इम्प्रेशन, अपने व्यू पॉइंट इन्होंने अपने वर्क में बताए हैं। इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है लिटरेचर में, और कब मिला था? 2001 में। वीएस नायपॉल ने ये कहा कि जो इंटरव्यूज होते हैं ना, इंटरव्यूज, इससे आप क्या करते हैं, आप एक पर्सन को वूंड कर देते हैं। वूंड का मतलब क्या है? आप उसे चोट पहुंचा देते हैं एंड आप उस इंसान की जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उसका एक हिस्सा उससे छीन लेते हैं। अब देखो, जैसे सपोज करो आपकी अपनी एक पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली और आपकी एक पर्सनल लाइफ है ना, आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली की बातें बाहर आएं, लेकिन आपका अगर कोई इंटरव्यू ले और कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछ ले जो आप नहीं चाहते कि आपसे कोई पूछे, तो आपको चोट पहुंचेगी ना उस सवाल से, आपको बुरा भी लगेगा। और अगर आप उस चीज़ का आंसर दे दोगे, अपनी प्राइवेट लाइफ का आंसर दे दोगे, तो आपको ये लगेगा कि आपने एक अपना हिस्सा किसी और को शेयर कर दिया। सो ऐसे ही वीएस नायपॉल का कहना है कि जिनका इंटरव्यू लिया जाता है वो लोगों को चोट पहुंचती है इंटरव्यू से एंड उनका एक हिस्सा उनसे दूर हो जाता है। फिर बात करेंगे लुइस कैरोल के बारे में। लुइस कैरोल वॉज द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। लुइस कैरोल एक ऐसे क्रिएटर थे, मतलब एक ऐसे ये राइटर थे, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? एलिस इन द वंडरलैंड। और इनको ना इंटरव्यूअर से हॉरर था। हॉरर मतलब इनको एक अजीब किस्म का डर लगता था इंटरव्यूअर से। ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। इन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए अपनी हाँ नहीं भरी है। कंसेंटेड का मतलब होता है अग्रीमेंट। It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioner for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. अब यहाँ ये बताया कि जो लुइस कैरल थे ना, उनको ना तो इंटरव्यूज देना पसंद था, ना उन्होंने कभी अग्री किया कि वो कभी इंटरव्यू देंगे, राइट। उनको लायनाइज्ड होने से भी डर लगता था। इसका मतलब क्या है कि वो पब्लिक अटेंशन से भी डरते थे। लायनाइज्ड का मतलब होता है पब्लिक अटेंशन। और लुइस कैरोल ऐसे राइटर थे जिनको था कि कभी उनको पब्लिक अटेंशन भी ना मिले, उससे भी उनको एक हॉरर था, एक डर था। और यही चीज़ उनको सबसे दूर करती गई और वो सबसे दूर भागते गए। जैसे कि उन्होंने अपने आप को रिपेल कर लिया, दूर कर लिया एक्वेंटेंसेस से, मतलब जितने भी उनके जान पहचान के लोग थे उनसे, इंटरव्यूअर्स से, एंड उन सब लोगों से जो उनका ऑटोग्राफ चाहते थे। इन सब लोगों से लुइस कैरोल अलग हो गए थे। एंड लास्ट में मतलब ये क्या होता था, क्योंकि इनके बारे में फिर बोला जाता था कि ये कभी इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते, ये वो, इनके बारे में जब बातें बनाई जाती थी तो ये ऐसे लोगों को अपनी सक्सेस से चुप करा दिया करते थे और इससे इनको बहुत सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट मिलता था। अम्यूजमेंट का मतलब होता है इंजॉयमेंट। आगे हम बात करेंगे रुडयार्ड किपलिंग के ओपिनियन के बारे में। तो एक बार इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ये एक प्रोलिफिक राइटर थे एंड ही हैज़ रिटन वर्क्स फॉर द कॉमन सोल्जर। इनकी एक बुक है जंगल बुक, वो काफ़ी फेमस हुई थी। इसमें किसकी स्टोरी है? किम्बल ओहारा की, एंड उसके एडवेंचर के बारे में बताया है कि उसका कैसा एडवेंचर था हिमालयाज पे। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है इनके बारे में। रुडयार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer। रुडयार्ड किपलिंग ने तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इंटरव्यू को कंडेम किया है कि इंटरव्यू नहीं होने चाहिए। हिज वाइफ कैरोलीन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14th October 1892 that their day was wrecked by 2 reporters from Boston।
देखो, रूडयार्ड किपलिंग जो थे, इनको इंटरव्यू नहीं पसंद था, इन्होंने तो बहुत उसकी बुराई की, बहुत निंदा की इंटरव्यू की। और इनकी जो वाइफ थी कैरोलीन, इन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि भाई जब ये बोस्टन में थे, जब कैरोलीन एंड रूडयार्ड किपलिंग इनके हस्बैंड जब बोस्टन में थे, तो इनके टाइम को, इनके उस मोमेंट को किसने खराब किया? 2 रिपोर्टर्स ने, क्योंकि वो रिपोर्टर्स इनका इंटरव्यू लेने आए। तो ये चीज़ कैरोलीन एंड रूडयार्ड किपलिंग को अच्छी नहीं लगी और इन्होंने ये डायरी में कब लिखा? 14 अक्टूबर 1892 में। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral, it is a crime, just as much of a crime as an offense against my person as an assault, just as much merits punishment, it is cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it. अब यहाँ पर उन्होंने अपनी डायरी में ये भी लिखा कि उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने इन रिपोर्टर्स को क्या कहा, मतलब रूडयार्ड किपलिंग ने इन रिपोर्टर्स को क्या बोला? इन्होंने कहा कि मुझे इंटरव्यू देने से क्यों मना करना चाहिए? क्योंकि ये इमोरल है, मतलब ये बिल्कुल गलत है, ये इनफैक्ट एक क्राइम है, एक अपराध है। इंटरव्यू क्या है? एक अपराध है। ये किसने बात बोली? रूडयार्ड किपलिंग ने। फिर इन्होंने कहा कि जैसे एक क्राइम करने वाला इंसान है उसको सजा मिलती है, ठीक है, एक क्रिमिनल को सजा मिलती है, ऐसे ही इंटरव्यू के लिए भी सजा होनी चाहिए, राइट? अगर किसी क्रिमिनल ने फिजिकल असोल्ट किया है, असोल्ट का मतलब जब किसी पर फिजिकली तौर पर कुछ अत्याचार किए गए हो, एट्रोसिटी की गई हो, तो रूडयार्ड किपलिंग ने ये कहा जब एक क्रिमिनल को उसके असोल्ट पर, मतलब जो भी वो ऑफेंस करता है, जो भी वो असोल्ट करता है, जब उनको सजा मिलती है तो इंटरव्यूअर के लिए भी सजा होनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए भी सजा होनी चाहिए। और इंटरव्यू एक कावर्डली एंड वाइल चीज है, बहुत गलत चीज है। एंड फिर इन्होंने कहा नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, दैट मीन्स कि इनका ये मानना था एक रिस्पेक्टेबल मैन कभी भी इंटरव्यू ना ही देगा इंटरव्यू, और ना ही एक रिस्पेक्टेबल मैन से इंटरव्यू लेने के लिए पूछना चाहिए। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before। देखो, एक तरफ तो रूडयार्ड किपलिंग कह रहे हैं कि जो इंटरव्यू है ये एक तरीके का क्राइम है, एंड जैसे एक असोल्ट के लिए, क्राइम के लिए पनिशमेंट होती है, वैसे ही इंटरव्यू के लिए भी पनिशमेंट होनी चाहिए। ऑल राइट, बट एट द सेम टाइम किपलिंग क्या कर रहे हैं? वो यही सेम असोल्ट मार्क ट्वाइन पर परफॉर्म कर रहे हैं। परपेट्रेटेड का मतलब क्या होता है? परफॉर्म करना। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू एक असोल्ट है, एंड यही असोल्ट वो मार्क ट्वाइन पर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद किपलिंग ने मार्क ट्वाइन का इंटरव्यू लिया और उन्होंने भी यही सेम असोल्ट मार्क ट्वाइन पर किया। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal। H.G. Wells कौन थे? एक बार इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट, सोशलिस्ट एंड हिस्टोरियन। इन्होंने साइंस फिक्शन के बारे में लिखा है और इनकी कुछ बुक्स है साइंस फिक्शन पर जो काफ़ी फेमस है, एंड इनके वर्क पर नेटफ्लिक्स पे आपको सीरीज भी मिल जाएंगी। इनकी कौन कौन सी बुक फेमस है? द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। अब H.G. वेल्स का क्या कहना है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, H.G. वेल्स जो थे, इन्होंने एक इंटरव्यू में 1894 में ये कहा कि जो इंटरव्यूइंग है, द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, मतलब इंटरव्यू एक इंटरव्यूइंग ऑर्डियल है। इसका मतलब है एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, कि इंटरव्यू एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कोई नहीं लेना चाहेगा क्योंकि ये बहुत अनप्लेजेंट है। बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने इनको एज एन इंटरव्यूई अप्रोच किया, एंड 40 years लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन एक रशियन रेवोल्यूशनिस्ट थे, और यहाँ पर एक तरफ
जैसे रुडियर्ड किपलिंग है, उन्होंने एक तरफ तो इसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में गलत बोला, दूसरी तरफ वो मार्क ट्वाइन का इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसे ही H.G. वेल्स ने भी एक तरफ क्या कहा कि इंटरव्यू एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को कोई नहीं लेना चाहेगा, और दूसरी तरफ कुछ साल के बाद उन्होंने खुद इंटरव्यू लिया जोसेफ स्टालिन का। नेक्स्ट है सोल बेलो। सोल बेलो के बारे में एक बार देख लेते हैं हम। ये एक प्लेराइट थे, नॉवेलिस्ट थे, और इनके जो वर्क है ना वो ज़्यादातर वर्ल्ड वॉर सेकंड पर बेस्ड हैं। इनके फेमस कैरेक्टर, मतलब जो भी इन्होंने कैरेक्टर्स एच किए हैं, डिफाइन किए हैं, उनमें से फेमस है ओगी मार्च एंड मोसेस। इसके अलावा इन्होंने ट्रांसलेशन किया यिडिश का, एंड इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1976 में। सोल बेलो का कहना क्या है? सोल बेलो हु हैज कंसेंटेड, कंसेंटेड का मतलब अग्री या फिर सहमति इन हिंदी। सो हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on the windpipe। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, thumbprints on his windpipe। देखो सोल बेलो जो है, इन्होंने सेवरल occasions मतलब कई बार इंटरव्यू दिए हैं। ठीक है, इन्होंने कई बार इंटरव्यू दिए, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जब भी ये इंटरव्यू देते थे तो इट इज लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। मतलब इनको ऐसे लगता था कि इनकी विंड पाइप, मतलब यहाँ इनकी जो हवा वाली ये होती है ना, पाइप होती है, इसको किसी ने दबा दिया। ठीक है, इनको ये लगता था जब भी ये इंटरव्यू देते थे कि इनको किसी ने सफोकेट कर दिया। तो ये जो फ्रेज है थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, इसका मतलब क्या है? सफोकेट कर देना, किसी को, किसी का गला घोंट देना। तो इन्होंने कहा कि इनको ये फील होता था इंटरव्यूज में जैसे इनका गला दबाकर इनसे बातें निकलवाई जा रही हैं। Yet despite the drawbacks of the interview, it is supremely serviceable medium of communication। फिर सोल बेलो ये भी कहते हैं कि इंटरव्यूज के चाहे कितने भी ड्रॉबैक्स हो, कितनी भी डिमेरिट्स हो, बट इंटरव्यू जो है ये एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। जैसे कि अगर आप घर बैठे किसी ऐसे इंसान के बारे में पता लगाना चाहते हैं, कोई सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिशियन, जो आपके लिए इजीली अप्रोचेबल नहीं है, तो आप उनका इंटरव्यू देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप उनके बारे में जान जाते हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी जान जाते हैं। सो इट इज़ काइंड ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। These days, more than at any other time, our most vivid impression of our contemporaries are through interviews। vivid का मतलब होता है क्लियर। अब ये लाइन किसने कही? ये कही थी डेनिस ब्रायन ने। डेनिस ब्रायन ने ये कहा था कि इंटरव्यूज के थ्रू ना हम अपने कंटेम्प्रेरीज की एक क्लियर पिक्चर समझ पाते हैं। अब कंटेम्प्रेरीज का मतलब क्या है? जो लोग साथ में रहते हैं। जैसे कि साथ में रहने का मतलब ये नहीं कि घर में रहना, मतलब जो एक साथ एक सेंचुरी में रहते हैं, जैसे कि आप, मैं, हम एक दूसरे के कंटेम्प्रेरीज हो गए। जितने भी राइटर्स जो 20th सेंचुरी में लिखेंगे वो एक दूसरे के कंटेम्प्रेरीज हो गए, राइट। जितने भी 19th सेंचुरी में लिखेंगे एक साथ रहकर वो कंटेम्प्रेरीज हो गए। तो ब्रायन का ये कहना है कि कंटेम्प्रेरीज के बारे में अगर आपको जानना है विविड तरीके से, मतलब क्लियर तरीके से, तो आप इंटरव्यू के थ्रू ही जान सकते हैं। Almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence। Unprecedented का मतलब the power that is unmatchable, जिसको आप मुकाबला नहीं कर सकते जिस चीज़ का, या कोई चीज़ जो अनमैचेबल हो। आगे ये कहा गया कि कोई भी कम्युनिकेशन हमारे पास तब पहुंचता है जब एक पर्सन इंटरव्यूई से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। मतलब जब एक मैन दूसरे से क्वेश्चन पूछेगा तब जाकर हमारे पास जो है उनका कम्युनिकेशन आता है। ऑल राइट। अब इंटरव्यू में होता ये है, द वन पर्सन हु इज आस्किंग क्वेश्चन इज नोन एज इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर के पास इंटरव्यू के टाइम पर पावर होती है, काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, और इंटरव्यूअर के पास ऐसी पावर होती है कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और उसकी पावर का कोई मुकाबला नहीं है, उसकी पावर अनमैचेबल होती है। क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? इंटरव्यूअर पर डिपेंड करते हैं। तो हमें एक चीज़ ये जानने को मिली कि इंटरव्यूअर के पास इंटरव्यूई से ज़्यादा पावर होती है एंड ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। द इंटरव्यू चैप्टर का ये है सेकेंड पार्ट। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने सेकेंड पार्ट में एक्चुअल इंटरव्यू यहां पर बताया है। ये इंटरव्यू किसके बीच में होता है? मुकुंद पद्मनाभन के बीच में एंड अम्बर्टो इको के बीच में। दैट मीन्स ये दोनों पर्सन एक दूसरे के सामने बैठे हैं। मुकुंद पद्मनाभन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अम्बर्टो इको उन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। पार्ट 2 की शुरुआत होती है एक कोटेशन से। कोटेशन किसने कही थी? अम्बर्टो इको ने। तो अम्बर्टो इको ने ये कहा दैट आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। अम्बर्टो इको कहते हैं वैसे तो ये बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर हैं, मतलब ये वैसे तो एकेडमिक वर्क्स करते रहते हैं हर टाइम, बट संडे का दिन एक ऐसा वक्त होता है जब ये यूनिवर्सिटी नहीं जाते और इनके पास खूब सारा टाइम होता है, तो ये उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं एंड संडे को नॉवेल्स लिखते हैं। सो अम्बर्टो इको एक ऐसे प्रोफेसर थे जिनका एक ये कन्विक्शन था कि हमें कभी भी खाली टाइम को वेस्ट नहीं करना, खाली टाइम को हमने हमेशा यूटिलाइज करना है। इसके अलावा ये यूं भी कहते हैं कि संडे को इनको प्रॉपर एम्प्टी टाइम मिलता है। वाई? बिकॉज ये संडे को यूनिवर्सिटी नहीं जाते, तो संडेज के टाइम को ये नोवेल लिखकर यूटिलाइज करते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। आप जो आगे पढ़ेंगे ये अम्बर्टो इको के इंटरव्यू का ही एक्सट्रैक्ट है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। द हिंदू के जर्नलिस्ट कौन है? मुकुंद पद्मनाभन। और ये यहां पर क्या है? इंटरव्यूअर हैं। इंटरव्यूअर वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। द पर्सन हु आस्क्स क्वेश्चन इज नोन एज इंटरव्यूअर। अम्बर्टो इको, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation. मुकुंद यहां पर किसका इंटरव्यू ले रहे हैं? अम्बर्टो इको का। अम्बर्टो इको कौन है? ये एक प्रोफेसर हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में? बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में। कहां पर है ये यूनिवर्सिटी? इटली में। ठीक है। So this professor had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. Semiotics का मतलब क्या होता है? The study of science, literary interpretation and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. तो यहाँ ये कहा गया है कि अम्बर्टो इको बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थे और इन्होंने एट द एंड क्या किया? फिक्शनल स्टोरीज लिखनी शुरू कर दी। बट फिक्शनल स्टोरीज लिखने से पहले ही हैज अक्वायर्ड और अचीव्ड अ फॉर्मिडेबल रेप्यूटेशन। एक ऐसी रेप्यूटेशन जिसका कोई मुकाबला नहीं था, मतलब इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था एज अ स्कॉलर। तो अम्बर्टो इको ने फिक्शनल स्टोरी लिखने से पहले बहुत सारी स्टडीज की है, बहुत सारी चीज़ों पर काम किया, बहुत सारी रिसर्च की है, जैसे कि सेमियोटिक स्टडी इन्होंने की, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन इन्होंने किया। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन का मतलब है जब आप लिटरेचर का सिग्निफिकेंस निकालते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, या ये कह लो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, या ये कह लो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म करना। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ के बारे में गलत बोले। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि अगर एक नॉवल है सपोज करो, और इस नॉवल को जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ा जाएगा, ऐसे पढ़ा जाएगा कि इसमें क्या तो शॉर्टकमिंग्स हैं और क्या इससे लोगों को एडवांटेज मिल सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी क्या मेरिट्स हैं, एंड ये नोवेल किन लोगों के काम आ सकता है, इस नोवेल का सिग्निफिकेंस क्या है। ये सारी चीज़ें लिटरेरी इंटरप्रिटेशन में की जाती हैं। इसके अलावा अम्बर्टो इको ने मिडिवल एस्थेटिक्स स्टडी भी की हुई है। अब हिस्ट्री का नाम लेते हैं तो मिडिवल वर्ड आता ही है, क्योंकि हिस्ट्री में एजेस हैं, प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, मिडिवल, मॉडर्न, इस तरीके से। तो मिडिवल पीरियड इज नोन एज मिडिल एज। तो मिडिल एज के टाइम की जो ब्यूटी है, एस्थेटिसिटी,
आई मीन उस टाइम पर लोगों के रहने सहने का तौर तरीका एंड एस्थेटिसिटी इज रिलेटेड विद द ब्यूटी ऑफ नेचर ऑल्सो। तो मिडिवल एज के बारे में भी इन्होंने स्टडी की। सो कहने का मतलब है कि फिक्शनल स्टोरीज से पहले इन्होंने सेमियोटिक स्टडी की हुई है, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडिवल एस्थेटिक्स की स्टडी भी इन्होंने की हुई है, और इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था एक फॉर्मिडेबल रेप्यूटेड स्कॉलर के तौर पर। लिटरेरी फिक्शन, academic text, essays, children's books, newspaper articles. His written output is staggeringly large and wide ranging. Staggeringly का मतलब होता है very shocking और astonishing. अब यहां पर यह कहा गया है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कहते हैं कि अम्बर्टो इको जो थे ना, इन्होंने रिटन आउटपुट जो दिया है, आई मीन जितनी भी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, जो भी नॉवेल्स लिखे हैं इन्होंने, जो भी स्टोरीज लिखी हैं, वो क्या है, वो स्टैगरिंगली लार्ज हैं एंड वाइड रेंजिंग है। इसका मतलब हुआ ये कि इन्होंने ना अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में बात की है, वाइड रेंज को इन्होंने इंक्लूड किया है, एंड इसके अलावा जो भी इन्होंने लिखा दैट इज नोन टू एवरीवन बिकॉज इनके वर्क्स काफी रिनाउंड हैं। तो इन्होंने किस किस चीज के बारे में लिखा, लिटरेरी फिक्शन के बारे में, फिक्शनल स्टोरीज, जो कि जिसे आप यूं कह सकते हो कि मनगढ़ंत जो कहानियां होती हैं उसे फिक्शनल स्टोरीज कहते हैं, जो सच्चाई पर बेस्ड नहीं होती। इन्होंने अम्बर्टो इको ने एकेडमिक टेक्स्ट लिखे। एकेडमिक टेक्स्ट का मतलब है जो भी स्कॉलर्स हैं उनके लिए इन्होंने किताबें लिखी, एसेज लिखे, बच्चों के लिए भी बुक्स लिखी है, न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखे हैं। तो देखो अलग अलग चीज़ों पर इन्होंने काम किया है, तो एक वाइड रेंजिंग वर्क इन्होंने किया और इतना लार्ज लिखा। मतलब लार्ज का मतलब ये है कि इन्होंने इतनी वाइड वैरायटी पे काम किया कि इनके सभी वर्क एकदम अमेजिंग हैं। शॉकिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि ये नहीं है कि लोगों को शौक लगे, यहाँ पर ये है कि इतना अच्छा काम इन्होंने किया, एकदम अद्भुत किस्म का। ठीक है। इन 1980 he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. 1980 में इनको एक प्रॉपर स्टारडम मिली क्योंकि इन्होंने एक वर्क प्रोड्यूस किया था। वर्क क्या था? द नेम ऑफ द रोज। और इसमें प्रॉपर ऐसे मिस्ट्री वगैरह दिखाई गई है और ये वर्क इनका इतना फेमस हुआ कि इनको सुपर स्टारडम मिल गई और इस वर्क की कम से कम 10 मिलियन कॉपीज जो है सेल हो गई थी। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये इंटरव्यू लिया जा रहा है ये कब लिया जा रहा है? आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस वर्क द नेम ऑफ द रोज। इनका ये वर्क इतना ज्यादा फेमस हो गया था एंड इट वॉज वेल रिसीव्ड बाय पीपल, इट वॉज वेल लाइक्ड बाय पब्लिक। उसके बाद अम्बर्टो इको को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मुकुंद यहां पर इंटरव्यू की शुरुआत कैसे करते हैं? यहां पर ये इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं एक कोटेशन से, एक ऐसी बात से जो डेविड लॉज ने कही थी। डेविड लॉज कौन थे? डेविड लॉज इंग्लिश नोवेलिस्ट थे एंड ये एक इंग्लिश एकेडमिक थे। डेविड लॉज ने एक रिमार्क दिया था, मतलब इन्होंने एक बात कही, किसके लिए? इको के लिए। इको कौन है यहां पर? अम्बर्टो इको, जो कि एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में। तो डेविड लॉज कहते हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। अब देखो यहां पर ये लाइन किसकी है तो ये लाइन डेविड लॉज की, बट इंटरव्यू की शुरुआत कौन कर रहा है यहां पर? मुकुंद। तो मुकुंद यहां पर ना अम्बर्टो इको को कहते हैं और पूछते हैं कि एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, एक एकेडमिक है जिनका नाम है डेविड लॉज, उन्होंने आपके बारे में ये कहा कि आप एक टाइम पर इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते हैं। तो यहां पर ही कौन है? अम्बर्टो इको। अब इस बात का रिप्लाई अम्बर्टो इको कैसे देते हैं, चलिए वो जानते हैं। तो अम्बर्टो इको कहते हैं, मे बी आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। तो यहां पर ऊपर जब मुकुंद पूछते हैं कि भाई जो डेविड लॉज हैं वो कहते हैं कि आप एक टाइम पर इतना काम कैसे कर लेते हैं, तो अम्बर्टो इको इसमें रिप्लाई करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे काम एक टाइम पर करता हूं, ऐसा लोगों को सिर्फ लगता है।
तो ये कहते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी या इनका इंप्रेशन ही ऐसा है कि लोगों को लगता है कि अम्बर्टो इको एक टाइम पर बहुत सारे काम करते हैं, बट एट द एंड इवेंचुअली वो क्या कहते हैं कि जबकि मैं सेम चीज कर रहा होता हूं हर टाइम। जब अम्बर्टो इको ये कहते हैं कि वो एक ही चीज को बार बार करते हैं, तो इस बात पर मुकुंद उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज। नाउ मुकुंद इज बीइंग क्यूरियस कि आप कौन सी ऐसी चीज है जो बार बार लगातार सेम चीज करते रहते हैं। तो अम्बर्टो इको कहते हैं, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अब तुमने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड नॉवेल्स। फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? डीप स्टडी। देखो, जब आप किसी भी चीज की डीप स्टडी करें, जैसे कि कोई चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो वो क्यों करती है, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसी स्टडी को हम फिलोसॉफिकल स्टडीज कहते हैं। तो अम्बर्टो इको यहां पर बताते हैं कि उनको ना एक चीज में इंटरेस्ट है, विच इज फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, मतलब उनको हमेशा डीप स्टडी करना पसंद है एंड हमेशा उनको फिलोसॉफिकल रीजंस देना पसंद है, एंड इसी चीज को वो परस्यू करते हैं, मतलब इसी चीज को वो फॉलो करते हैं। एंड ये कहते हैं कि इनके वर्क में, चाहे वो एकेडमिक वर्क हो या फिर वो नॉवेल्स हो, हमेशा फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। फिर अम्बर्टो इको कहते हैं कि जो भी बुक्स उन्होंने चिल्ड्रंस के लिए लिखी है, मतलब जो भी नॉवेल्स किताबें उन्होंने बच्चों के लिए लिखी है, उसमें इन्होंने नॉन वायलेंस की बात की है, पीस की बात की है, हार्मनी की बात की है, फ्रेटर्निटी की बात की है। एंड देन अम्बर्टो इको कहते हैं कि वो एक्चुअली एक ही चीज बार बार रिपीट करते हैं, एक ही चीज बार बार करते हैं, विच इज एथिकल and philosophical interest. Ethical का मतलब what is right, what is wrong, and philosophical interest that is the deep study of something. And then I have a secret. Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms. The universe will become as big as my fist. Fist का मतलब होता है आपकी हाथों की मुट्ठी, ठीक है। यहां पर अम्बर्टो इको ना बहुत एक बढ़िया सीक्रेट बताते हैं, और स्टूडेंट्स आपने ना इस चीज को अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये जो लाइन है ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है। देखो, अम्बर्टो इको कहते हैं कि उनके पास ना इस यूनिवर्स का एक सीक्रेट है, एक राज है। अब किस तरीके का राज है? वो कहते हैं कि अगर हम इस यूनिवर्स से, इस दुनिया से एम्प्टी स्पेसेस को एलिमिनेट कर दे, एलिमिनेट का मतलब डिस्कार्ड कर दे, रिमूव कर दे, ठीक है। तो ये कहते हैं अगर हम इस दुनिया से एम्प्टी स्पेसेस को, जितना भी खाली स्पेस है उसको अगर हम एलिमिनेट कर दें, एटम्स के जो एम्प्टी स्पेसेस है अगर हम उसको एलिमिनेट कर दें, तो ये पूरी दुनिया एक मुट्ठी के बराबर बन जाएगी। तो यहाँ इनका कहने का मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में खूब सारा एम्प्टी स्पेस है। जैसे ही आप इस एम्प्टी स्पेस को हटा दोगे, ये दुनिया आपको अपनी मुट्ठी जितनी बड़ी लगेगी। और यहाँ पर इस एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है? यहाँ पर ये खाली टाइम को, एम्प्टी टाइम को, फ्री टाइम को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में हम सभी के पास इतना फ्री टाइम है, इतना फ्री टाइम है, अगर आप इस फ्री टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे, यू विल बी सक्सेसफुल। Similarly, we have a lot of empty spaces in our life. Empty spaces का मतलब जैसे मैंने यहाँ बताया कि फ्री टाइम को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। अब कहते हैं अम्बर्टो इको कि जिस तरीके से इस दुनिया में बहुत सारा खाली स्पेस है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी खाली स्पेस है, मतलब हमारी ज़िंदगी में भी बहुत खाली टाइम है। आई कॉल दैम इंटरस्टिसेस। इंटरस्टिसेस का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस या फ्री टाइम। Say you are coming over to my place. You are in an elevator and while you are coming up, I am waiting for you. This is an interstices, an empty space. I work in empty spaces. While waiting for your elevator to come up from the first to third floor,
आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल लाफ्स। तो यहाँ पर एक्चुअली ये हंसते हंसते एक बात बोलते हैं मुकुंद को। ये कहते हैं कि ये जो इंटरस्टिसेस है, मतलब जो इनका ये एम्प्टी टाइम है या एम्प्टी स्पेस है, ये इसको यूटिलाइज करते हैं। और यहाँ ये कहना चाहते हैं कि खाली टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, और वो कभी भी खाली टाइम को बर्बाद नहीं करते, फ्री टाइम को वो हमेशा यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल देते हैं और वो कहते हैं कि मुकुंद, तुम सपोज करो मेरे घर आ रहे हो, जब तुम आओगे एलिवेटर से और फर्स्ट से थर्ड फ्लोर तक आओगे तो तुमको टाइम लगेगा। अगर मैं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूं तो मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूं। रादर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने एम्प्टी टाइम को या फ्री टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। तो यहाँ पर अम्ब्रेटो इको कहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो किसी के लिए ऐसे वेट नहीं करते। अगर मुकुंद उनसे मिलने आएगा तो मुकुंद जैसे ही एलिवेटर लेकर फर्स्ट से थर्ड फ्लोर पर आएगा, इतने टाइम पे तो अम्ब्रेटो इको एक ऑलरेडी आर्टिकल लिख चुके होंगे। ठीक है, तो वो इस तरीके से अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करते हैं। मुकुंद, अब यहां पर मुकुंद क्या बोलता है, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। मुकुंद कहते हैं कि वैसे तो ये चीज़ हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के बस का नहीं है कि वो फ्री टाइम को यूटिलाइज कर ले। फिर वो बात करता है नॉन फिक्शनल राइटिंग की। वो कहता है कि आपके नॉन फिक्शनल राइटिंग जो है एंड जो आपके जितने भी स्कॉलरली वर्क हैं वो सब प्लेफुल हैं। प्लेफुल का मतलब है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इतने इंटरेस्टिंग है कि वो लोगों को बोरिंग नहीं लगते। एंड आपके हर वर्क में एक पर्सनल क्वालिटी, एक पर्सनल टच है। इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल विच इज इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। फिर मुकुंद कहते हैं कि आपके लिखने का जो तरीका है ना, वो तरीका अनयूजुअल है, वो तरीका रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से बिल्कुल हटकर है, बिल्कुल डिपार्चर है, मतलब हटकर है। फिर यहाँ ये कहते हैं कि वरना तो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल में क्या होता है, उसमें लोग जो है वो पर्सनल टच नहीं देते लिखते वक्त, इमोशंस नहीं डालते एंड उनकी राइटिंग ड्राई एंड बोरिंग हो जाती है। राइट? हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज इट समथिंग दैट जस्ट कम्स नेचुरली टू यू? नाउ मुकुंद इज आस्किंग कि आपने जो ये इनफॉर्मल अप्रोच अपनाई है वाइल राइटिंग, ये आपने कॉन्शियसली अडॉप्ट की है या फिर ये आपके अंदर नेचुरली है? यहां पर आपको ये तीन वर्ड समझने हैं। एक तो है पर्सनलाइज्ड एंड इसी का अपोजिट है डी पर्सनलाइज्ड, पर्सनलाइज्ड एंड डी पर्सनलाइज्ड। और एक ये है थर्ड वर्ड दैट इज इनफॉर्मल अप्रोच, इनफॉर्मल। देखो पर्सनलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, इससे एक वर्ड निकल रहा है पर्सनल, जो आपके बिल्कुल पर्सनल हो। तो एक्चुअली यहां पर मुकुंद कह रहे हैं कि जो जितने भी वर्क अम्बर्टो इको ने लिखे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने पर्सनलाइज्ड क्वालिटी डाली है, मतलब अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस डाले हैं। राइट? जिससे कि उनके जो वर्क है वो बोरिंग नहीं होते। बट जनरली एकेडमिक स्टाइल में क्या होता है, रेगुलरली राइटर्स कैसे लिखते हैं, वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं डालते बल्कि वो डीपर्सनलाइज्ड वर्क लिखते हैं जिसमें उनका पर्सनल टच नहीं होता, पर्सनल किसी भी तरीके का उनका एक्सपीरियंस उसमें नहीं होता। इनफॉर्मल अप्रोच का मतलब यहाँ पर ये मुकुंद कह रहे हैं कि आपने जो ये इनफॉर्मल अप्रोच अडॉप्ट की, ये कॉन्शियसली की या नेचुरली है। तो इनफॉर्मल अप्रोच का मतलब है कि जिस तरीके से आप लिखते हैं, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में अपने वर्क के थ्रू बताते हैं, ये चीज़ आप में नेचुरली है या फिर आपने इसको कॉन्शियसली अडॉप्ट किया है। इस बात का रिप्लाई अम्बर्टो इको कैसे देते हैं? वो कहते हैं व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिजर्टेशन इन इटली। डिजर्टेशन ये पीएचडी के टाइम पर जो है सबमिट करनी होती है एंड इट इज काइंड ऑफ रिसर्च पेपर। तो अम्बर्टो इको जो है वो कहते हैं जब वो अपनी पीएचडी कर रहे थे उस टाइम पर उन्होंने एक डिजर्टेशन को सबमिट करना था और इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? इटली से। वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, अब यहाँ पर वो बताते हैं कि जब वो अपना डिजर्टेशन सबमिट कर रहे थे तो उस टाइम पर जो प्रोफेसर्स थे उनमें से एक प्रोफेसर ने क्या कहा, उन्होंने कहा
scholars learn a lot of a certain subject, then they make a lot of false hypothesis. Hypothesis का मतलब होता है assumption, अवधारणाएं जिसे हिंदी में कहते हैं. Then they correct them at the end. They put the conclusion. You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors. देखो यहां पर अम्बर्टो इको कहते हैं कि ये जो प्रोफेसर है इसने क्या कहा कि स्कॉलर्स क्या करते हैं, वो एक सब्जेक्ट को बहुत पढ़ते हैं, बहुत डीप स्टडी करते हैं, बट उस पर वो रिसर्च नहीं करते, वो रियल लाइफ रिसर्च नहीं करते या रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं लेते उस सब्जेक्ट में, बल्कि वो क्या करते हैं, वो पढ़ तो लेते हैं बट एक सिचुएशन खुद ही क्रिएट करते हैं, उस सिचुएशन के अलग अलग फॉल्स हाइपोथेसिस बना लेते हैं. मतलब ये होगा, वो होगा, ऐसे नहीं तो वैसे होगा, इस तरीके से वो अपने अलग अलग उस सिचुएशन से रिलेटेड हाइपोथेसिस बना लेते हैं. एंड देन वो उन हाइपोथेसिस को करेक्ट करते रहते हैं एंड एट द एंड वो एक कंक्लूजन डाल देते हैं. बट उस स्कॉलर को, उस प्रोफेसर ने अम्बर्टो इको को क्या कहा, उन्होंने कहा यू ऑन द कॉन्ट्रेरी, कि मतलब अम्बर्टो इको इन सबसे अलग है. उसने क्या किया, उसने अपनी रिसर्च में सारी स्टोरी बताई. अब सारी स्टोरी बताने का मतलब क्या है कि अम्बर्टो इको ने अपने ट्रायल्स एंड एरर्स भी लिखे. दैट मीन्स कि जब वो अपनी रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पर उन्होंने सारे अपने एक्सपीरियंसेस लिखे कि उनकी कहाँ प्रॉब्लम हुई, कहाँ उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को ठीक किया. ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि कितनी बार उन्होंने ट्राई करके अपने एरर्स को ठीक किया, अपने एरर्स को रेक्टिफाई किया. फिर इसके अलावा इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में पूरी स्टोरी बताई कि कैसे इन्होंने वो रिसर्च की, कहाँ इनको कमियां लगी, कहाँ इनको लगा कि यहाँ पर हम इस शॉर्टकमिंग को दूर कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि अम्बर्टो इको ने अपनी रिसर्च में अपनी पूरी स्टोरी बताई थी, पूरा अपना एक्सपीरियंस बयान किया था. एट द सेम टाइम ही रिकग्नाइज्ड आई वाज राइट. और जो ये प्रोफेसर थे इन्होंने अम्बर्टो इको को कहा कि ये बहुत सही चीज़ है, जब भी हम डिसर्टेशन सबमिट करते हैं हमें अपनी रिसर्च पेपर में अपने खुद के एक्सपीरियंस लिखने चाहिए, ना कि कोई काल्पनिक. काल्पनिक का मतलब फिक्शियस हाइपोथेसिस नहीं बनाने चाहिए. Went on to publish my dissertation as a book which meant he appreciated it. अब जो ये प्रोफेसर थे इन्होंने अम्बर्टो इको की डिसर्टेशन को पब्लिश कर दिया और वहीं से अम्बर्टो इको को ये पता चल गया कि उनके प्रोफेसर को इनकी रिसर्च काफ़ी पसंद आई. और यहीं से अम्बर्टो इको को एक आइडिया लग गया कि जब भी वो वर्क लिखेंगे उस वर्क में वो इनफॉर्मल अप्रोच देंगे, ना कि फॉर्मल अप्रोच, क्योंकि इन फॉर्मल अप्रोच में वो अपना पर्सनल एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताएंगे. इसीलिए उनके वर्क हमेशा इंटरेस्टिंग एंड प्लेफुल होते हैं. किनके वर्क? अम्बर्टो इको के. At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done. अब यहाँ से ही अम्बर्टो इको को पता चलता है कि एक्चुअली बुक लिखते कैसे हैं, स्कॉलरली बुक्स को लिखना कैसे चाहिए, और ये चीज़ इनको पता चलती है जब ये 22 साल के थे. और इनको ये समझ आता है जब भी हम कुछ भी लिखें तो हमें उसके पीछे की स्टोरी लिखनी चाहिए, उस रिसर्च की स्टोरी लिखनी चाहिए. दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव नैरेटिव एस्पेक्ट. नैरेटिव एस्पेक्ट मतलब कि भाई उनकी खुद की स्टोरी जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगी, उनके खुद के जो अनुभव है वो आपको उनके वर्क में देखने को मिलेंगे. एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स मतलब नॉवेल्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस. फिर यहाँ अम्बर्टो इको कहते हैं कि दो इन्होंने अपने नैरेटिव्स मतलब नॉवेल्स जो है काफ़ी लेट लिखना शुरू किए थे, नियर अराउंड जब ये अराउंड 50 के आसपास ही थे लगभग. ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि उन्होंने जो है लेट लिखना शुरू किया नॉवेल्स को. आई रिमेंबर दैट माई फ्रेंड हु वॉज वेरी डियर एंड नियर टू मी एंड हिज नेम वॉज रोलिन बाथ्स वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड that he was an essayist and not a novelist. अम्बर्टो इको कहते हैं कि उनके एक काफ़ी खास फ्रेंड थे जिनका नाम था रोलिन बाथ्स, एंड वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, हमेशा गुस्से में रहते थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि वो सिर्फ एक एसेइस्ट हैं, नॉवेलिस्ट नहीं हैं. एंड
his friend Roland Barthes, he wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. फिर यहाँ पर अम्बर्टो इको कहते हैं कि दो उनके जो फ्रेंड है रोलैंड बार्थ्स, वो नोवेलिस्ट भी बनना चाहते थे, वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, बट वो कभी कर नहीं पाए क्योंकि वो नॉवेल्स लिखने से पहले ही जो है ही पास्ड अवे. I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. अम्बर्टो इको कहते हैं कि उनको ऐसा कभी एंगर या फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने जब नॉवेल्स लिखना शुरू किया था वो एकदम एक्सीडेंटली था, मतलब अचानक से था. जैसे कि उनके जो फ्रेंड हैं वो तो डेलिब्रेटली बनना चाहते थे एक नॉवेलिस्ट, बट अम्बर्टो इको ने तो नॉवेल्स लिखना एक्सीडेंटली शुरू किया था. I had nothing to do He had nothing to do at one day and so I started. So actually यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक दिन ना उनके पास खाली टाइम था और इन्होंने उसी दिन नॉवल लिख दिया. Novels probably satisfied my taste for narration. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नॉवेल्स में जब इन्होंने अपना नरेटिव एस्पेक्ट दिया तो इनको पता चला कि नॉवेल से इनका जो एक टेस्ट है नरेशन का वो सेटिस्फाई होता है. अब नरेशन का टेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो, जब इन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था तो इन्होंने अपने खुद के रियल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया था कि कहाँ पर इन्होंने ट्रायल किया और कहाँ एरर को इन्होंने करेक्ट किया. और इन्होंने कोई फॉल्स हाइपोथेसिस नहीं बनाए थे, बल्कि रियली में एक्सपेरिमेंट करके वो चीज़ इन्होंने अपने रिसर्च में बताई थी. तो ऐसे ही इन्होंने नॉवेल्स में किया. नॉवेल्स में भी ये क्या करते थे, अपने रियल लाइफ के बारे में जोड़कर चीज़ों को बताते थे, लोगों को उनके रियल एक्सपीरियंस से जोड़कर उनको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करते थे और अपना नैरेटिव एस्पेक्ट देना ये पसंद करते थे. तो इसीलिए नॉवेल्स एक ऐसी चीज़ थी जिससे इनका जो टेस्ट फॉर नरेशन है वो सेटिस्फाई होता था. फिर मुकुंद कहते हैं कि अगर नॉवेल्स की बात करें तो आप जो हैं एक एकेडमिक तौर पर तो फेमस हैं ही, इसके अलावा एज अ नॉवेलिस्ट भी आप काफ़ी फेमस हैं. और आपकी जो ये बुक है द नेम ऑफ द रोज, इसकी वजह से आपको काफ़ी स्टारडम मिली. You have written 5 novels against many scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. फिर मुकुंद कहते हैं कि आपने जो है 5 नॉवल लिखी हैं एंड नॉन फिक्शनल स्टोरीज आपने काफ़ी लिखी हैं, लगभग 20 से भी ज़्यादा आपने नॉन फिक्शनल स्टोरीज लिखी हैं. तो अम्बर्टो इको कहते हैं नहीं, 20 से ज़्यादा नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा. अब मुकुंद सुनते ही कहते हैं ओवर 40, मतलब 40 से भी ज़्यादा, क्योंकि वो तो सिर्फ ओवर 20 सोच रहा था. Among them a seminal piece of work on semiotics, but ask most people about Umberto Eco, they will say, oh, he is the novelist. People would say he is the novelist. So does that bother you? Bother का मतलब होता है परेशान. तो मुकुंद यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी आपने ये वर्क लिखे ओवर 40, उसमें से आपके कुछ वर्क ऐसे हैं जो सेमियोटिक्स से रिलेटेड है. सेमियोटिक्स का मतलब क्या होता है? जो साइंस की स्टडी होती है. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड डीप कॉन्सेप्ट है. और फिर बाद में मुकुंद कहते हैं कि अगर लोगों से ये पूछा जाए कि अम्बर्टो इको कौन है, उनको कैसे आप जानते हैं, तो सभी क्या कहते हैं कि वो एक नॉवेलिस्ट हैं. तो यहाँ पर मुकुंद कहते हैं कि सब लोग आपको नॉवेलिस्ट बुलाते हैं. वैसे तो आप एक प्रोफेसर हैं, आप एकेडमी से जुड़े हुए हैं, बट जो लोग हैं वो आपको नॉवेलिस्ट के तौर पर जानते हैं. तो क्या ये चीज़ आपको बोदर करती है, परेशान करती है? फिर अम्बर्टो इको कहते हैं यस. तो ये कहते हैं ऑफ कोर्स उनको बुरा लगता है कि उनको लोग एज अ नॉवेलिस्ट जानते हैं. बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज. फिर अम्बर्टो इको कहते हैं कि वो अपने इस एकेडमिक वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉवेल्स. और ये कहते हैं कि वो पहले अपने आप को एक प्रोफेसर कंसिडर करते हैं, मतलब अपने आप को वो एक प्रोफेसर मानते हैं. और नॉवेल्स जो ये लिखते हैं ये तो सिर्फ संडेज़ के दिनों में लिखते हैं. इट इज़ नॉट अ जोक. यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, इनको वाकई में बुरा लगता है. आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स. फिर अम्बर्टो इको कहते हैं कि वो अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर
के इस प्रोफेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और अपने आप को वो पहले प्रोफेसर मानते हैं और बाद में एक नोवेलिस्ट मानते हैं। एंड देन ये कहते हैं कि जब भी कहीं पर एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती है, मतलब टीचर्स की, प्रोफेसर्स की एक मीटिंग हो रही होती है, पैनल बैठ रहा होता है उनका, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है, तो ये हमेशा हमेशा एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, ना कि पेन क्लब्स एंड राइटर्स क्लब्स में। पेन क्लब्स का मतलब एक्चुअली इसका मतलब है ऑथर, राइटर, ठीक है। मतलब ये उन लोगों के साथ मीटिंग नहीं करते जो कि राइटर्स हैं। अब पेन क्लब का मतलब वो हो गया जितने भी राइटर लोग मिलते हैं वो एक पेन क्लब के तौर पर जाने जाते हैं। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द अकेडमिक कम्युनिटी। फिर ये कहते हैं कि ये पेन क्लब या राइटर्स के साथ क्यों मीटिंग नहीं करते, क्योंकि ये अपने आप को अकेडमिक कम्युनिटी का हिस्सा मानते हैं। बट ओके, इफ दे हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, लाफ्स एंड श्रग्स। लाफ्स मतलब थोड़ा सा ये हंसते हैं, स्लाइटली फेंटली, एंड श्रग्स का मतलब इस तरीके से थोड़ा कंधे ऊपर चटका कर बोलते हैं कि दैट्स ओके, अगर लोग मुझे नोवेलिस्ट मानते हैं, लोग मेरे नोवेल्स ही ज़्यादा पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आई नो दैट बाय राइटिंग नोवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस। फिर अम्बर्टो इको कहते हैं कि उनको खुद पता है कि लोग नोवेल्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड थ्रू नोवेल्स वो लार्जर ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हैं, थ्रू नोवेल्स वो लार्जर पीपल तक पहुँचते हैं। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million readers with the stuff on semiotics। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि सेमियोटिक जैसी किताबों पर जिसमें साइन के बारे में बताया हुआ है, सिंबल्स के बारे में स्टडीज को बताया हुआ है, ऐसी चीज़ें पढ़ना लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये काफ़ी डीप एंड कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी हायर है, राइट। तो ये कहते हैं कि नॉवेल्स आर बिट ईजियर एज कंपेयर टू अदर वर्क्स। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि नॉवेल्स पढ़ना इसलिए लोगों को पसंद आता है क्योंकि नॉवेल्स के थ्रू वो कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं अपनी लाइफ से या एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। बट और इसके अलावा नॉवेल्स के साथ लोग रिलेट भी करते हैं। फिर ये कहते हैं कि सेमियोटिक्स जैसी जो डीप और इतने मुश्किल से वर्क जो इन्होंने लिखे हैं उस पर 1 मिलियन रीडर्स को एक्सपेक्ट करना तो ऐसी बात हो गई कि जो असंभव है, जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोग जो हैं वो इतने डीप एंड कॉम्प्लेक्स स्टफ नहीं पढ़ते। मुकुंद कहते हैं कि इस बात से वो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं, मतलब जो अभी वो इंटरव्यू में बातें कर रहे थे इससे अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द रोज इज वेरी सीरियस नॉवल। कि भाई नेम ऑफ द रोज जो है काफी सीरियस नॉवल है। इट इज अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल बट इट डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मिडिवल हिस्ट्री, येट इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस? अब मुकुंद यहाँ कह रहे हैं कि जो ये नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, ये काफी सीरियस नॉवल है क्योंकि इसमें डिटेक्टिव यार्न है। एंड डिटेक्टिव यार्न का मतलब क्या है? इसमें मिस्ट्री है, इसमें सस्पेंस है, इसमें थ्रिल है, राइट। लेकिन इसके साथ साथ इसी सेम नॉवल में मेटाफिजिक्स भी है। मेटाफिजिक्स का मतलब है द थिंग दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड वर्ल्ड। थियोलॉजी के बारे में बात की है, थियोलॉजी इज रिलेटेड विद द गॉड, मतलब भगवान से रिलेटेड। एंड मिडिवल एज, दैट मीन्स मिडिल एज की हिस्ट्री के बारे में भी बात की गई है, राइट। तो मुकुंद कहते हैं ये जो नॉवल है ना द नेम ऑफ द रोज, इसमें डिटेक्टिव यार्न के बारे में बात है, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडिल एज हिस्ट्री के बारे में भी बताया हुआ है। तो ये काफ़ी सीरियस नॉवल है और इतनी सीरियस नॉवल इतने सारे लोगों को पसंद आई। क्या आप कभी पजल हुए थे इस चीज़ को लेकर? तो अम्ब्रेटो इको कहते हैं नो, ये कभी पजल नहीं हुए, बल्कि जर्नलिस्ट पजल हो गए थे। एंड जो पब्लिशर्स जिन्होंने इसकी बुक को पब्लिश किया था वो पजल हो गए थे। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव्ड दैट द पीपल लाइक ट्रैश,
डू नॉट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। तो अम्बर्टो इको कहते हैं कि जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स जो है वो पजल हो गए थे। उन्होंने इतना सोचा नहीं था कि ये नॉवल इतनी सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स का ये मानना था कि लोग जो है ना ज़्यादातर ट्रैश पढ़ना पसंद करते हैं। ट्रैश का मतलब है स्पाइसी कंटेंट, जिसमें खूब मिर्च मसाला टाइप चीज़ें दिखाई गई हों। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट। The Name of the Rose sold between 10 to 15 million copies. So in a way, I reach only small percentage of readers. तो ये कहते हैं कि अगर 6 बिलियन लोग हैं इस प्लेनेट पे, इस दुनिया में, और आउट ऑफ 6 बिलियन ओनली 10 to 15 मिलियन पीपल ही इनकी बुक्स की रीडिंग कर रहे हैं, तो देखो ये रीडर्स का कितना स्मॉल परसेंटेज है। But it is exactly these kinds of readers who do not want easy experiences. फिर ये कहते हैं यही वो रीडर्स हैं जिनको ट्रैश पसंद नहीं है, जिनको स्पाइसी किताबें नहीं पसंद, बल्कि इनको ऐसी किताबें पढ़ना पसंद है जो कि थोड़ी सी मीनिंगफुल हो। और एट लिस्ट डू नॉट ऑलवेज वॉन्ट दिस। फिर ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं, मतलब जो ये जितनी कम ये पॉपुलेशन है जो रीडर्स की 10 to 15 मिलियंस, एक्चुअली दीज रीडर्स जो हैं दे डू नॉट वांट इजी एक्सपीरियंस ऑल द टाइम, राइट। जैसे कि ये खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वॉन्ट टू सी ईदर मियामी वाइस और एमरजेंसी रूम। ये कहते हैं कि जब ये काफ़ी थक जाते हैं और अपने घर ये जाते हैं तो 9 बजे के बाद डिनर के टाइम पर ये क्या करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, 2 शोज़ देखते हैं, एक तो या तो मियामी देखेंगे या फिर एमरजेंसी देखेंगे, इन दोनों में से कोई भी देखेंगे। फिर ये कहते हैं कि ये इन शोज़ को एंजॉय करते हैं और इनको ज़रूरत भी है एंजॉय करने की, क्योंकि एंजॉयमेंट इज़ ऑल्सो आई नीड बट नॉट ऑल डे। लेकिन ये कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन इसी चीज में लगे रहते हैं। मुकुंद कहते हैं कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद अ पीरियड ऑफ मिडिवल हिस्ट्री दैट। फिर मुकुंद एक क्वेश्चन और पूछते हैं, कहते हैं कि आपकी इस नॉवेल का जो इतना ह्यूज सक्सेस है, इतनी बड़ी इसे जो सफलता मिली है, क्या इसलिए कि आपने इसमें मिडिल हिस्ट्री को इंक्लूड करने की कोशिश की? अब इस बात को रोककर अम्बर्टो इको क्या कहते हैं? अम्बर्टो इको कहते हैं दैट्स पॉसिबल, कि हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। यहां पर अम्बर्टो इको जो है अब एक नई दूसरी स्टोरी बताते हैं। एक कॉइन के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा इन्होंने बोल दिया कि भाई शायद मिडिवल हिस्ट्री की वजह से ये फेमस हुई है, बट ये अब दूसरा हिस्सा बता रहे हैं, मतलब दूसरी कहानी बता रहे हैं। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक चाइनीज वाइज मैन। तो ये कहते हैं मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूं क्योंकि मैं एक चाइनीज वाइज मैन की तरह स्टोरी सुनाना पसंद करता हूं। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड while she loved my book, she did not expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. तो ये कहते हैं जो मेरी अमेरिकन पब्लिशर है, जिन्होंने ये बुक मेरी पब्लिश करनी थी, उनको मेरी बुक पसंद आई है, ठीक है। ये जो द नेम ऑफ द रोज है ना, ये बुक इनको पसंद आई अमेरिकन पब्लिशर को, बट उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 3,000 से कॉपीज जो हैं इस कंट्री में, अमेरिका में नहीं बिकेंगी, क्योंकि अमेरिका में जो लोग हैं जो कैथेड्रल मतलब चर्च से रिलेटेड, जिन्होंने चर्च ही नहीं देखा, बेसिकली कैथेड्रल नहीं देखा, जिन्होंने लैटिन नहीं पढ़ा, ऐसे लोगों के पास इस सीरियस नॉवेल का टेस्ट जो है नहीं है। So I was given an advance for 3,000 copies, but in the end it sold 2 or 3 million in the US. फिर ये कहते हैं कि दो हमारी जो पब्लिशर थी, अमेरिकन पब्लिशर, उनको लगा था कि 3,000 कॉपी से ज़्यादा मेरी नॉवल नहीं बिकेंगी, लेकिन उन्होंने मुझे एडवांस भी 3,000 का ही दिया। बट एट द एंड हुआ क्या? एट द एंड हुआ ये कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनएक्सपेक्टेड तरीके से इनकी नॉवल बिक गई। कम से कम 2 से 3 मिलियन जो इनकी कॉपीज हैं वो कहाँ सेल हुई हैं? यूएस में। लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मिडिवल पास्ट फार बिफोर माइन। अम्बर्टो इको कहते हैं कि उनके मिडिवल पीरियड के बारे में बात करने से पहले काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी ऐसे नॉवेल्स लिखे हुए थे जिसमें उन्होंने मिडिवल पीरियड को शामिल किया था अपनी बुक्स में। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ अ मिस्ट्री। फिर ये कहते हैं शायद मेरी बुक के पीछे जो एक ह्यूज सक्सेस है उसका एक बहुत ही
मिस्टीरियस सीक्रेट है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट दैट। मतलब ये कहते हैं कि इस ह्यूज सक्सेस को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्यों सक्सेस हुई, कैसे सक्सेस हुई। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years earlier or 10 years later, it would not have been the same। फिर ये कहते हैं कि अगर इन्होंने यही सेम नोवेल 10 साल पहले लिखी होती या 10 साल बाद लिखी होती तो इतनी ह्यूज सक्सेस इसे नहीं मिली होती। Why it worked at the time is a mystery। तो ये कहते हैं कि इस टाइम ये ऐसे कैसे सक्सेस हुई प्रेजेंट टाइम पे, इट इज़ लाइक अ मिस्ट्री इन इटसेल्फ, कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।